आदाब नाजरीन, आप सभी का खैर मकदम न्यूज 18 उर्दू में और मैं हूं सैयद अहमद जिलानी और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश दक्कनी में खबरें। हम हर हफ्ते इस प्रोग्राम में आप लोगों को मुख्तलिफ और दिलचस्प खबरें दिखाते। आज आप लोगों को दिखाएंगे दानिशवराने दक्कन दक्कनी तहजीब को उजागर करने के वास्ते क्या क्या कर रहे हैं, कहां पे खिलौने और किताबां किराए पे मिल रहे हैं। और आप लोगों को याद होगा दक्कनी खबरों में हम आपको दो ऐसी बहादुर बेटियों को दिखाए थे जो हालात से लड़ने वस्त्रा और खैंची थाम लिए। ये बच्चों की दुकान इतनी मशहूर हो गई, मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर और फिल्म एक्टर फरहान अख्तर और दूसरे नामवर लोग इनसे शेविंग करवाए। तो चलो शुरू करेंगे दक्कनी में खबरें। दक्कन की तारीख पे सिर्फ दक्कन के लोग नहीं, पूरा हिंदुस्तान नाज करता। हैदराबाद में बाज पुराने लोग एक जगह जमा होकर हैदराबाद की भूली हुई पुरानी यादों और बातों को फिर से ताज़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। ये बुजुर्ग नई नस्ल को हैदराबादी तहजीब से वाकिफ करवाना चाह रहे हैं। हैदराबादी तमद्दुन के जीते जागते नुमाइंदों से मिलने देखो हमारे नुमाइंदे अनिसुर रहमान खान की ये रिपोर्ट। वक्त के साथ साथ लोगों का मिजाज बदलते जाता, इनके शौक़ भी बदल जाते। पहले जमाने में लोगों को डाक के टिकट और पुराने सिक्के जमा करने का शौक था। हल्लू हल्लू पोस्ट ऑफिस खत्म होते गए। जब डाक खाने नहीं रहे तो डाक टिकट कहाँ मिलेंगे। आज के बच्चे को डाक टिकट दिए तो पूछ रहे ये क्या है। अगर पुराने सिक्के दिए तो बोल रहे नहीं चलते तो सिक्के लेके क्या करना। नई नस्ल को ये भी नहीं मालूम सिक्कों में, पुराने फोटो में, डाक के टिकटों में और दूसरे पुराने चीजों में पहले जमाने की तारीख छुपी हुई है। हैदराबाद को जिंदा रखना, हैदराबाद की जो पुरानी बातें हैं जो लोग भूल चुके हैं, चाहे वो किस्से कहानियाँ जिसे हम एनेक्डोट्स कहते हैं वो हों, या पुरानी चीज़ें किसी के पास जमा हैं, अगर लिबास हैं, कॉइन्स हैं, स्टैम्प्स हैं, सिक्के हैं या फोटोज़ हैं, जो भी हैं। पर हम ये चाहते हैं कि आने वाली नस्ल हैदराबाद से कुछ इस तरह से वाकिफ़ हो कि वो हमारी इन बातों को अगले नस्ल तक पहुँचाए। हमारा एक ही मकसद है कि हैदराबाद की जो तहजीब थी उस तहजीब की पुरानी यादों को दोहराना, ताकि हम में एक नया जोश, नई जौलानी और एक नई उमंग पैदा हो अपने इस पुराने तारीखी शहर के लिए। एग्जीबिशंस करेंगे, पुरानी किताबों की नुमाइश करेंगे, ढोलक के गीत करेंगे फिर, और कुछ पुराने लोगों से मुलाकात करेंगे। और जैसे दरवाजे और खिड़कियों के ताल्लुक से लोगों को मालूम नहीं है, फोटो तो बताएंगे उसके। तो वो तमाम बातें जो हैदराबाद के खुद लोग भूल चुके हैं या उनको याद नहीं है, दोनों चीज़ें हैं, हम उनको फिर दोहराना चाहते हैं, उसका इआदा करना चाहते हैं। जैसे मैंने कहा, रिवाइंड द पास्ट, पुरानी बात को रिकैप्चुलेट करके इसको हम फ्यूचर के लिए प्रिजर्व करना चाहते हैं। बच्चे आपस में लड़ना बोल के कोई भी बात नहीं चाहता। हिंदुस्तान के बादशाह भी अवाम को अपने औलाद समझते थे, इस वास्ते फिरकावारी फसाद कभी भी नहीं होने दिए। जड़ों को पहचानना चाहिए, वो बहुत ज़रूरी है। हम अपनी जड़ों को नहीं पहचानेंगे। ख़ासतौर पर हैदराबाद जो है 700 साल से मुसलमान हुक्मरान रहे यहाँ पर, लेकिन मुसलमान हिंदू बोल के कभी कोई फ़र्क नहीं रहा। ये सब चीज़ें सामने उसी वक्त आ सकती है जबकि हम लोगों के सामने लाएं। जब तक हम नहीं लाएंगे, आज के सियासतदान तो मज़हब को जो इस्तेमाल करके लोगों में लड़ा झगड़ा बढ़ा रहे हैं, वो अपने मकसद में कामयाब रहेंगे। पहले जमाने में हैदराबाद में जो इमारतें बने, वैसे इमारतों के बारे में बनाने का कोई सोच भी नहीं सकता। चारमीनार कुछ देख लियो, 400 साल से ज्यादा हो गए मगर जैसे का वैसा है। चारमीनार को थोड़ी लीपम थोपी करने की कोशिश में लगे सो गच्ची थोड़े ही दिनों में गिर गई। कुतुबशाही दौर में गोलकुंडा किले में ऊपर बाला हिसार तक भी पाइपों से पानी जाता था। कैसा जाता था होगा, वो जमाने में न तो पानी की मोटर थी न मोटरसाइकिल थी। माजी को छोड़ के एक दूसरे से मिलकर राब्ता पैदा करें, हाथ बढ़ाएं, तो जब ही काम होगा। जब तक हम एक दूसरे का दुख नहीं बांटेंगे, एक दूसरे की खुशी में नहीं रहेंगे और हम एक दूसरे को नहीं समझेंगे, तो ये तासुबों में लोग बढ़ जाएंगे। मैं लोगों को हकीकत क्या है, आर्किटेक्चर क्या है, होना क्या चाहिए, चर्चेस का है, स्टेन ग्लास का काम आज आपको नहीं देखेगा। मंदिरों का जो है, आप ताजुब करेंगे, रामप्पा टेम्पल इतना खूबसूरत मंदिर है, ब्लैक स्टोन के 3 इंच डायमीटर के सुतून बने हुए। अब वो सुतून को आप एक जगह मारिए नाखून से, आपको ढोलक की आवाज़ आएगी,
दूसरी जगह आप करिए, ये तानपुरे की आवाज़ आएगी। ये कैसे थे? बाहर से आप नाप के देखिए, सुतून एक ही है। तो जो कारीगर होता था उसको कैलकुलेशन एंड हाईएस्ट इंजीनियरिंग का उसको लक़ब देना चाहिए। जैसे आप मुख्तलिफ गिलासों में अलग अलग दर्जे के पानी रखते हैं, तो आप उसको जब कोई काड़ी से टच करते हो तो अलग अलग आवाज़ आती है। तो ये एक इंजीनियरिंग का एक फन था। ओल्ड मेमोरीज की मीटिंगों में ओल्ड लोग आई चाह रहे हैं। नौजवान शायद ये सोच के नहीं आ रहे होंगे हमारे कने ना तो दक्कनी तहजीब के यादा हैं न बाता हैं। हम लोग नाश्ता करने होटल को गए तक निहारी कुलचे खत्म होके इडली सांभर का दौर आ गया था। हमारे पैदा होने से पहले शेरवानी का इंतकाल हो गया था। शादी के फंक्शन में कभी हम शेरवानी पहने तो हमारे को परेशानी और बेचैनी होती। ये सब बातें अपनी जगह बराबर है, मगर नौजवान ओल्ड मेमोरीज के मीटिंगों में जाके पुराने वाकयात सुन के अपने दक्कनी होने पे फख्र महसूस कर सकते, अपने कल्चर को समझ सकते। इतने सब काबिल बुजुर्ग एक साथ मिल रही, ये खुद बहुत बड़ी बात है। यादें बातें करके इसको बात करते हुए फिर नया जनरेशन भी आएंगे। एवरी चाइल्ड अगर कुछ जानना चाहे, पहला वो लोगों का तहजीब जानना है, कौन सा आपका कल्चर भी मालूम होना है। जितना भी पढ़े करो कॉन्वेंट स्कूल में, जो फर्स्ट क्लास भी आप आए, मगर अगर हिस्ट्री अगर आपको मालूम नहीं है, आपका कल्चर मालूम नहीं है, तो वो ठीक नहीं रहेगा। इसलिए अब घर में भी कुछ न कुछ ऐसी पुराने चीज़ हमारे बड़े लोग बताना बहुत ज़रूरी है। ये तो आजकल मौका नहीं है कि एवरीबडी इज़ बिजी, पेरेंट्स आल्सो बिजी, मगर ये बात अगर हर घर में पहुँचे और बच्चों से पुराना कहानी अपना क्या बोलते अपना एरिया के बारे में, अपना कल्चर के बारे में कुछ ना कुछ बताएं। बच्चे अगर जाने तो ही वर्ल्ड में कहीं भी जाओ, कोई एजुकेटेड कल्चर कम्युनिटी जो भी हैं ये समझते कि आप कितना आपका कल्चर को जानते हैं। ये आई थिंक एफर्ट्स बहुत अच्छा है। बड़े बड़े लोग ये उम्र में कोशिश कर रहे हैं। हैदराबाद की यादें बातें प्रोग्राम का अहम मकसद गंगा जमनी तहजीब को आगे बढ़ाना भी है। यादें बातें दरअसल ये सब एक जगह जमा हो, इंटीमेसी हो, तो जब तक हम आपस में मिलजुल के नहीं बैठेंगे तो हमारे में मेल मिलाप, गंगा जमनी तहजीब को मिक्सअप करने की पूरी प्लानिंग कर रहे हैं और कोशिश है। और ये हमारे वेद प्रकाश जी और ख़ास करके और हमारे आनंदराज वर्मा साहब, ये जनार्दन साहब, ये सब लोग हमारे बुज़ुर्ग ये कोशिश कर रहे हैं कि माजी की चीज़ों को याद करके कम से कम वो तहजीब, वो कल्चर, वो अखलाक, वो सब एक जगह जमा हो और मौजूदा नस्ल उससे वाकिफ़ हो कि लोग किस तरह से मिलजुल रहते थे, ऐसे त्योहारें आपस में मिलजुल के मनाया करते थे और कैसे मिलजुल के हंसा बोला करते थे। कोई भेदभाव, कोई ऊंच नीच, धर्म, मजहब, जाति, कोई ऐसी बात थी ही नहीं। और उसी चीज़ को आज के हिंदुस्तान में ये देखना चाहते हैं। अपने फायदे के वास्ते अंग्रेज फूट डालो और हुकूमत करो की पॉलिसी अपनाए थे। आज भी थोड़े लीडर अंग्रेजों की पॉलिसी अपनाए हुए हैं, मगर वो हौलों को ये नहीं मालूम पानी में छड़ी मारे तो पानी अलग नहीं होता। हमारे मुल्क में पूरे फिरकों के लोग शुरू से ही चमन में अलग अलग किस्म के फूला रहे जैसा संगात रहते। और फिर हैदराबाद की तो बात ही और है। हैदराबाद की बुनियाद ही मोहब्बत पे रखी हुई है। हैदराबाद की यादों में मोहब्बत है, हैदराबाद की बातों में भी मोहब्बत है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। पहले जमाने में जगह जगह किताबों के दुकाना रहते थे। वो दुकानों में किताबें बिकते भी थे, किराए पे भी मिलते थे। आंध्र प्रदेश के कैपिटल अमरावती में एक कारोबारी है, इन किताबों को किराए पे देने का धंधा फिर से शुरू करे। मगर फर्क इतना है, पहले बड़े लोग किराए पे किताबें लेके जाते थे, अब बच्चे किताबें लेके जा रहे। इसके अलावा इन खिलौने भी किराए पे दे रहे। देखो ये अनोखा कारोबार। बच्चों की सेहत और जिस्मानी फुर्ती के वास्ते खेल जरूरी है। इसके अलावा इनको काबिल बनाने और दिमाग की तेजी के वास्ते किताबें जरूरी है। कितने भी कीमती खिलौने और किताबें बच्चों को दियो, थोड़े दिनों में वो खिलौने और किताबों से इनका जी भर जाता। नए किताबें और खिलौने होना बोलते। हर बाप करोड़पति तो नहीं होता। आम हिंदुस्तानी बाप रोज नए खिलौने दिलाने की हिमाकत करा तो खुद खिलौना बन के रह जाएगा।
रोज नए किताबें खरीदने की हिम्मत करा तो खुद कोई किताब का अफसाना बन जाएगा। तो फिर एक गरीब या मिडिल क्लास आदमी करना तो क्या करना? क्या अपने बच्चे को रोते पलाते देखना? इसका हल अमरावती के बी श्रीनिवास निकाले। इन्हों रोजाना 10 रुपये किराए पे खिलौने और किताबें दे रहे। सिक्योरिटी के वास्ते थोड़ी रकम भी ले रहे, जो बाद में वापस कर देते। किताबें और खिलौनों को अच्छी हालत में वापस करना जरूरी है। ये कारोबार इन्हों जब से शुरू करे, आम घर के बच्चे भी रोजाना नए नए खिलौने से खेल सक रहे, नए नए किताबें पढ़ सक रहे। श्रीनिवास अमेरिका और दूसरे मुल्कों में सॉफ्टवेयर के डिपार्टमेंट में काम करते थे। 1.5 साल पहले इन्हों वापस अमरावती को आके छोटी सॉफ्टवेयर कंपनी शुरू करे। इन्हों दूध पे रिसर्च करके गायां भैंसा पालने वाले और दूध खरीदने वालों के बीच में पुल का काम करने रियल मिल्क के नाम से ब्रांड शुरू करे। यही ब्रांड के नाम से इन्हों किताबें और खिलौने किराए पे दे रहे। किताबें किराए पे देने का ख्याल श्रीनिवास को कैसा आया बोले तो इनका बच्चा किताबों के वास्ते 10,000 रुपये मंगा सकते। जब इन्हों सोचे मेरे कने पैसे हैं तो मैं अपने बेटे की फरमाइश पूरी कर दूंगा, मगर वो बाप जिसकी आमदनी कम है उन्हें इतने रुपये कहाँ से लेंगा। इसके बाद इन्होंने 10 लाख रुपए की किताबें और खिलौने खरीदे और किराए पे देने लगे। शुरू में पंचायत के लोग इन कने से खिलौने और किताबें ले जाते थे। हल्लू हल्लू दूसरे लोग भी इनके कस्टमर बन गए। थोड़े ही दिनों में 100 लोग इनके ऐप को सब्सक्राइब करे। इनके ऐप को सब्सक्राइब करे तो जो भी खिलौने या किताबें होना वो घर पे आ जाते। इनकी लाइब्रेरी को जाके भी पढ़ सकते। इनकी लाइब्रेरी में हर उम्र के बच्चों की दिलचस्पी और मालूमात की किताबें रखे हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। आंध्र प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट गुंटूर में एशिया का सबसे बड़ा मिर्ची मार्केट है। यहाँ पे किसानों को दूर से आना और देर तक रुक जाना पड़ता। इस वास्ते हुकूमत एक गेस्ट हाउस बनाई। एक गेस्ट हाउस से किसानों को कितनी सहूलत मिल रही आप खुद देखो। आप जो ये रास्ते में बिछे हुई लाली देख रहे हैं, ना तो ये रेड कारपेट है और ना इस पे चल रहे सो लोग वीआईपी हैं। इस पे से वीआईपीज गए तो ढांस की तरफ से खांस खांस के सांस लेना मुश्किल हो जाएगा, छींक छींक के नाक में दम आ जाएगा। ये रेड कारपेट नहीं है, लाल मिर्चियां फैले हुए हैं। इस पे जो लोग चलते वो मजदूरा, व्यापारा और किसाना रहते। ये गुंटूर का वो मार्केट है जो इंडिया का ही नहीं बल्कि एशिया का सबसे बड़ा मिर्ची का मार्केट है। यहाँ से इंडिया के शहरों कुछ नहीं बल्कि 20 मुल्कों को मिर्ची सप्लाई होती। जब देखो लारियों की लाइन लगी हुई रहती। साल को 6 करोड़ रुपए का बिजनेस होता करते। मिर्ची बेचने यहाँ पे दूर दूर से किसान आते रहते। कीमत बराबर नहीं आई तो बास किसानों को रुक के जाना पड़ता। उनके वास्ते हुकूमत 3 मंजिला गेस्ट हाउस बनाई हुई है। अगर टोकन लिए तो खाना फुगट में मिलता, नहीं तो 56 रुपए देना पड़ता। ये गेस्ट हाउस में एसी है, पलंगा है, बिस्तर है। इसके बावजूद बाज लोग बाहर जाके सोते हुए दिख रहे हैं। इतना खर्च करके हुकूमत किसानों की सहूलत के वास्ते गेस्ट हाउस बनाई, मगर मैनेजमेंट सही नहीं होने से बिस्तरों पे चद्दरों तक ढंग से बिछाने वाला कोई नहीं है। तकियों में से रोई बाहर निकल के इंतजामिया की लापरवाही का रोना रो रही। करंट ज्यादा आ रहा बोल के एसी बंद है, पंखे चालू है। टॉयलेट इतने टूटे फुटे हैं, बाहर वाला अंदर जाने से डर रही, अंदर वाले बाहर निकलने से हैबत खा रहे। मामूली बाजारों में भी एजेंट छाए हुए रहते। इतने बड़े मार्केट में ये लोग कैसा नहीं रहेंगे। बीच के ये लोगों की तरफ से किसानों को अपनी खून पसीने की मेहनत की कमाई में से 2% देना पड़ता कहते। बहरहाल हुकूमत किसानों को आराम देने की नीयत से जो गेस्ट हाउस बनाई वो तो अच्छी नीयत है, मगर जो कमियां और खराबियां हैं इसको दूर करने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। नाजरीन, दक्कनी खबरों में हम आपको 2 ऐसी बहादुर बेटियों को दिखाए थे जो हालात से लड़ने मर्दानी कपड़े पहन के, मर्दानी हेयर कटिंग कटा के, हाथों में वस्त्रा और खैंची थाम लिए। ये बच्चियों की दुकान इतनी मशहूर हो गई, मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर, फिल्म एक्टर फरहान अख्तर और दूसरे नामवर लोग इनसे शेविंग करवाए। अदाकार फरहान अख्तर ये बच्चियों को गिफ्ट दिए, एक निजी कंपनी वाले अवार्ड भी दिए। पहले MS धोनी के बाला भी बहुत बड़े बड़े थे, अच्छा हुआ इन्हों बाला कटा लिए, नहीं तो इनको भी उनसे कटिंग कराना पड़ता था। कई को बोले तो सचिन कराए, मैं नहीं कराया तो कैसा बोल के ख्याल आ सकता नहीं। हिंदुस्तान की मिसाली बेटियों की कहानी आपकी दिलचस्पी और इसरार पे हम एक बार फिर पेश कर रहे हैं। उम्मीद है ये कहानी देख के
क्रिस गिल अपने बालां कटाने उत्तर प्रदेश पहुंच जाएंगे। ये दोनों बच्चों की कहानी देख के आपको दंगल फिल्म के बच्चों की याद आ जाएंगी जो अपने बाप के ख्वाब को हकीकत बना दिए। तो देखो बार बार बेटियों की ये कहानी की शुरुआत हुई कैसा थी। उत्तर प्रदेश के खुशीनगर में बनवारी टोला चौरस्ते पे एक हेयर कटिंग सैलून है। यह ऐसा सैलून है जो सबसे अलग है। इसमें दो बच्चियां मर्दों के दाढ़ियां मुंडा रही और हेयर कटिंग कर रही। यहाँ पे कभी ये बच्चियों के वालिद ध्रुव नारायण की एक छोटी सी दुकान थी। इन्हों बाल काटने और दाढ़ी बनाने का काम करते थे। नारायण के घर में एक के बाद एक 6 बेटियां पैदा हो गए। अब कैसा कैसा की करके इन्हों 4 बेटियों की शादियां कर दिए। 2014 इनके और इनके घर वालों के वास्ते मुसीबत और इम्तिहानी साल बन के आया। नारायण लकवे के शिकार हो गए। वो टाइम ज्योति 13 साल की और नेहा 11 साल की थी। दोनों बच्चियां पढ़ रहे थे। कमाई का और कोई जरिया नहीं था। अपनी तालीम, बाप का इलाज और सबसे बढ़ के पेट की आग बुझाने का कोई जरिया बाकी नहीं था। ऐसे कठिन दौर में ज्योति एक अजीब फैसला करके घर से निकली। अपने वालिद की दुकान खोल के कटिंग का काम शुरू कर दी। भूखे रहे तो कोई खिलाता तो नहीं, मगर रस्मों रिवाज तौर तरीकों से हटके कुछ भी नया करे तो लोग तमाशा बना देते, ताने मारते और एतराजा करते। ज्योति को भी शुरू में बहुत कुछ सहना पड़ा, मगर उन्हें लोगों के मुंहों पे ढक्कन तो नहीं लगा सकती थी। लोगों की बकवास को एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल देती थी। ज्योति का देखा देखी उसकी छोटी बहन नेहा भी उसका साथ देने दुकान पे आना शुरू कर दी। हल्लू हल्लू गिराका जमने लगे। इनमें थोड़े लोग हमदर्दी जताने आए, थोड़े लोग ये देखने आए बच्चियां बाल बना रही या बाला बिगाड़ रही। देखते देखते 5 साल गुजर गए। एक मामूली दुकान हेयर कटिंग सैलून में तब्दील हो गई। ज्योति 18 साल की और नेहा 16 साल की हो गई। ज्योति इंटर पास कर ली। घर भी चल रहा, बाप का इलाज भी चल रहा, माँ की खिदमत भी हो रही। आते थे तो मतलब लड़के जान के सब बनाते थे दाढ़ी। जब नाम वो पूछते थे तो मैंने हम दूसरा नाम बताते थे। अपना नाम में नेहा था, उसके बाद से प्रदीप रख दिए थे। दुकान पे आते आते देखते देखते सीख गए, उसके बाद बनाने लगे। हमने सोचा हमने क्यों काम उठा ले, इसलिए हमने काम करना शुरू कर दिया। जो हमने 2 बहनें एक काम कर रहे हैं, वो देश की लड़कियां से ही कहेंगे कि वो भी करें। हमारे हाथ में काम करते थे, लेकिन लगा हाथ दर्द होने, काम नहीं हो पा रहा था। हमने कहा बच्चों को भाई तो आवाज आता कॉलेज लगा था, और ये भी आई और आते आते हाथ बटा दी कोई, तो वो भी सीख ली। हमने कहा ठीक है। तो हम यहाँ पर बैठे रहते हैं, लोग बनाते हैं सब। बहुत आदमी देखे हर चीज़ काम कर रहे हैं औरतें सब। हमने कहा भाई बच्चियाँ तुम लोग भी हम पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं, उसके बाद आप लोग होशियार हो जाइएगा तो भाई ठीक है। एक बात मान गई तो आते जाते मैं सीख लिए थे। 2-3 साल हो गया। समाज में भी निकलते हैं। हाँ, समाज क्या नजरिया रखता है ऐसे काम के प्रति? समाज कहता है भाई ठीक है, इसमें कोई गलती नहीं है, लड़कियां काम कर रही है, इसमें क्या बुरा है। ध्रुव नारायण की कोई चूड़ियों की दुकान तो थी नहीं, मामूली कटिंग की दुकान थी। आने वाले सब मर्दवेश थे। हजामत की तारीख में पहली बार बच्चियां दाढ़ी मुच्छियां मुड़ने और बाला काटने निकले थे। इसलिए दोनों बहना एक और नया काम करें। लोगों के बाला काटने से पहले एक दूसरे के बालों पे हाथ साफ करें। मर्दाना कटिंग और मर्दाना लिबास, यहाँ तक के मर्दाना नामा दीपक और राजू रखे वस्त्रा खैंची लेके जिंदगी की जंग लड़ने निकल गए। बच्चियां ये सब तो कर सकते थे, मगर जनानी आवाज और जनानी चाल बदलना मुश्किल था। इस वास्ते लोग समझ गए कि ये बच्चे नहीं बच्चियां हैं। ज्योति और नेहा लोगों की सोच की परवाह करे बगैर अपना काम करते गए। अब इनकी रोजाना की आमदनी 400 रुपए तक पहुंच गई। वालिद ध्रुव नारायण की तबीयत भी पहले से अच्छी है, उन्होंने भी दुकान के बाहर बैठ रही। ध्रुव नारायण को बेटे न होने का एहसास तक नहीं है। कठिन वक्त में इनकी बच्चियां जो हौसले का काम करें, इस पे उनको अपनी बेटियों पे नाज है। बहादुर बच्चियों की मां ललितावती को भी अपनी बेटियों पे फख्र है, मगर इन बच्चियों को ये काम छोड़ दो बोल के बोल रहे हैं। इनकी बात को टालने पे बच्चियां मजबूर है, मगर घर के हालात ही जैसे है। बच्चियों की हिम्मत और हौसले की शोहरत हल्लू हल्लू फैल के मकामी एमएलए तक पहुंच गई, तो इन खुद बच्चियों से मिलने पहुंच गए। मिसाल भी है, और हमारे जो प्रधानमंत्री जी की महत्वाकांक्षी योजना है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो मैं
जब सुना तो मुझे ऐसा लगा कि शायद हमारे प्रधानमंत्री जी की आवाज़ आज बेटियों के कानों तक जा रही है और बेटियां भी अपने को बेटों से कम नहीं समझती हैं और हर क्षेत्र में काम करने के लिए आज कंधे से कंधा मिला के चलने के लिए, और आज जो नारी सशक्तिकरण का जो विषय है वो निश्चित तौर पर ये बेटियां चरितार्थ कर रही हैं कि इनके पास भी वो शक्ति है, वो क्षमता है जो समाज को दिशा दे सकती हैं, समाज को एक नया मार्ग दे सकती हैं। और निश्चित तौर पर मेरे विधानसभा की हैं, मैं प्रयास करूंगा कि इनका सैलून भी और बेहतर ढंग से बने। कुशीनगर के एमएलए रजनीकांत मनी त्रिपाठी ज्योति और नेहा से मिलकर बहुत खुश हुए। बच्चियों के तारीफा करे, सरकारी स्कीम से फायदा पहुंचाते बोल के वादा तो करे। अगर वाकई ऐसा हो गया तो बच्चियों की मेहनत और भी रंग लाएंगी। बेटी रोटी वाला मुहावरा ऐसे सच साबित होते रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। जहां पानी है वहां सफाई है, और जहां सफाई है वहां सेहत है, जहां सेहत है वहां जिंदगी है। मगर गोदावरी के डेल्टा इलाके के नहरा मौत के नहरा, गंदगी और बीमारी के नहरा बने हुए हैं। देखो ये रिपोर्ट। पानी का काम गंदगी को साफ करना है, मगर पानी में हर तरह की गंदगी डालते चले गए तो बेचारा पानी क्या करेगा। गोदावरी डेल्टा के इलाके के नहरों से लाखों एकड़ जमीन को पानी सप्लाई होता। आंध्र प्रदेश के ढोलेश्वरम से निकलते सो ये नहरा मशरिकी गोदावरी के कित्ते की हिस्से की जरूरतों को पूरा करते, मगर बदले में ये नहरों को क्या मिल रहा मालूम? 150 गाँव और थोड़े टाउन के ड्रेनेज का पानी, मिलों और फैक्ट्रियों का गंदा पानी। खुद बल्दिया वाले ये नहरों को डंपिंग यार्ड बनाए हुए हैं। वो केनाल जो सेहत बख्श थी, बीमारियों का गढ़ बनी हुई है। जहाँ तक नहरें बह रही वहाँ तक नहरों के अंदर और नहरों के किनारे पे कचरा गलाजत भरी हुई है। अगर कोई हद से ज्यादा अकड़ रहा, इसकी अकड़ को खत्म करना है तो ये नहरों के रास्ते से सिर्फ थोड़ी देर चलने की सजा दिए तो बस है। उन्हें जिंदगी भर झुक के चलेगा। अगर किसी को ये मालूम करना है कि कचरा कितने किस्म का होता, तो आंध्र प्रदेश के गोदावरी के डेल्टा इलाके से निकलने वाले नहरों को देख लेना काफी है। यहाँ के कचरे को देखे तो ऐसा मालूम होता जितना पानी गोदावरी में है इतनी गंदगी गोदावरी के डेल्टा के नहरों में डालने पे लोग तुले हुए हैं। ये नहरों का पानी कभी पीने के काम आता था, अब पीना तो दूर की बात, पानी को सूंघे भी तो चक्कर आके केनाल में गिर जाने की नौबत आ जाती। मगर हैरत की बात यह है, इतने जहरीले पानी में भी बाज मछलियाँ तैरते हुए नजर आ रहे हैं। गंदगी में पैदा हुए, गंदगी में पले बड़े हुए तो गंदगी का असर और एहसास भी नहीं हो रहा, मगर ये मछलियाँ बाजार में आए और लोग खाए तो क्या होता कि मालूम नहीं। डेल्टा इलाके के नहरों का पानी जहरीला हो गया हुआ है। इंतजामिया को जल्द से जल्द तवज्जो देने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। दक्कनी खबरों में फिलहाल इतना ही। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। आदाब।